नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करें। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि जनता दरबार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान लगाएंगे और आज शाम 5 बजे महंत दिग्विजयनाथ पार्क जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो होगा आज गोरखपुर में और इसी में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ड्रोन शो के कार्यक्रम में सीएम योगी समेत कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। आपको बताएं कि ये ड्रोन शो 750 ड्रोन कैमरों के जरिए शूट किया जाएगा और बहुत महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम रहने वाला है। आज इतिहास बनेगा और ये भी कहा जा रहा है कि गिनीज वर्ल्ड बुक में ये दर्ज कराया जाएगा। इसके अलावा हम आपको बताते चले कि 750 ड्रोन जब हवा में उड़ेंगे और जब वो हमारे शहीदों को चित्रमय करेंगे तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ एक अलग आभा, एक अलौकिक तस्वीर देखने को मिलेगी। वो तस्वीर कैसी होगी, अद्भुत होगी, उसको देखने के लिए सभी उत्सुक ज़रूर हैं। आज सुबह से ही यानी कि पिछले कल से ही इस ड्रोन शो को लेकर के चर्चा हो रही है और आज भी जो दर्शक है वो भी बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। पिछले कल भी दर्शक जब प्रैक्टिस हो रही थी इस ड्रोन शो की तो बड़ी संख्या में पहुंचे थे। तो आज शाम 5 बजे महंत दिग्विजयनाथ पार्क जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा कई केंद्रीय मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। मीनाक्षी लेखी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगी। हमारे साथ हरेंद्र दुबे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए हैं लाइव। हरेंद्र दुबे, इस ड्रोन शो का जिक्र पिछले काफी दिनों से किया जा रहा है, काफी तैयारियां इस ड्रोन शो को लेकर के की जा रही थी। कल सफल परीक्षण भी हालांकि यहाँ पर किया गया। आज की क्या तस्वीर है, कैसे गोरखपुर अलग अलग दिखाई दे रहा है? शहीद अशफाकुल्लाह खां और तमाम लोगों ने अपनी जो शहादत देश के लिए दिया है, आज हम शहादत दिवस मनाया जा रहा है। और खास तौर से ये भी हम बताना चाहेंगे कि आज जिस तरह से लोगों के अंदर शहादत दिवस को लेकर के श्रद्धा सुमन अर्पित करने की उत्तेजना लोगों में जागी है, खास तौर से यह देखने वाली बात होती है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ड्रोन कैमरा के माध्यम से जो कार्यक्रम गोरखपुर में आयोजित है शहादत दिवस पर शहीदों को याद करने की जो कलाकृति आज देखने को मिलेगी, खासतौर से गोरखपुर जिले में, तो ये अद्भुत नजारा होगा। और देश का पहला ऐसा ड्रोन तो गोरखपुर में होने जा रहा है जिसमें 750 ड्रोन कैमरे शामिल किए जाएंगे और ड्रोन कैमरे के माध्यम से शाम 6 बजे के बाद आसमान में वह आकृति देखने को मिलेगी, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो या फिर गोरखनाथ का मंदिर हो या पंडित बिस्मिल हो और अशफाकुल्लाह खां हो। इन लोगों की तस्वीरें मनमोहक बनाने वाली वो आकृति बनाएंगे। 750 ड्रोन कैमरे इसके लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है। और यह कार्यक्रम रामगढ़ ताल जो झील है, झील के बगल में बने दिग्विजयनाथ पार्क में कार्यक्रम आयोजित होगा। और कल जिस तरह से ड्रोन शो का रिहर्सल किया गया, वाकई देख अद्भुत नजारा देखने लायक था। और आज बड़े पैमाने पर लोग इस नजारे को देखने के लिए गोरखपुर के उस दिग्विजयनाथ पार्क में पहुंच रहे हैं। तो आज शहादत दिवस पर न्यूज वन इंडिया अपने उन शहीदों को भी नमन और श्रद्धांजलि सुमन अर्पित कर रहा है। आज के दिन खास तौर से जिस तरह से देश की अनेक जगहों पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं, याद किए जा रहे हैं, आज उनकी वजह से हम जिस जगह पर खड़े हैं, जिस स्थान पर खड़े हैं, कभी गोरखपुर में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, तो आज शहादत दिवस के अवसर पर एक बहुत बड़ा, देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो गोरखपुर में होने जा रहा है, जिसमें शिरकत करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मंत्री जसवीर सिंह, साथ ही साथ मीनाक्षी लेखा भी मौजूद रहेंगी। कई मंत्रीगण मौजूद रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद और गोरखपुर की सम्मानित जनता बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम में शिरकत करेगी। निश्चित तौर पर हरेंद्र दुबे, जितना बड़ा कार्यक्रम उतनी बड़ी तैयारियां, और इसी के लिए हम जानना चाह रहे हैं कैसी तैयारियां इस कार्यक्रम के लिए की गई हैं।
दर्शकों के लिहाज से, केंद्रीय मंत्रियों के आने के लिहाज से, अतिथिगण के आने के लिहाज से किस प्रकार की तैयारियां हैं? पैमाने पर की गई है। खास तौर से मंच सजा है, जो केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे और खास तौर से जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। इन लोगों के लिए, गणमान्य लोगों के लिए एक मंच बना हुआ है। खास तौर से जो दर्शक दीर्घा है, दर्शक दीर्घा में कई हजार कुर्सियां लगाई गई हैं ताकि लोग बैठें और उस आज शहादत दिवस पर, बलिदान दिवस पर जो कार्यक्रम गोरखपुर में आयोजित हो रहा है उसको देखें और अपने शहीदों के बारे में जानकारी हासिल करें कि आखिरकार इनकी शहादत रंग लाई। और आज हम खुले आसमान के नीचे जो खुली सांस ले रहे हैं उन शहीदों की देन है। इसीलिए गोरखपुर को चयनित किया गया, क्योंकि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की मंडलीय कारागार में फांसी दी गई थी और इसलिए गोरखपुर चयनित किया गया है। और यह शहीद अशफाकुल्लाह खां और तमाम लोगों ने जिस तरह से अपनी शहादत दे करके देश को एकत्रित और देश को बचाने का काम किया, आज उन्हें याद किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, गोरखपुर की जनता कहती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री ने एक ऐसी खोज 75वीं वर्षगांठ पर निकाली है जिसे अमृत महोत्सव के नाम पर पूरे साल तक कार्यक्रम चलता रहा और आज बड़े पैमाने पर उस कार्यक्रम में भी लोग गोरखपुर के नागरिक से पूर्वांचल के नागरिक इस बलिदान दिवस पर उपस्थित रहेंगे और ड्रोन शो का लेजर शो भी देखेंगे। ठीक है, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और इसी के साथ साथ अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कानपुर देहात जाएंगे और पुलिस हिरासत में बलवंत के मरने के बाद उनके परिजनों से मुलाकात करने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचेंगे। पुलिस की हिरासत में मरने वाले बलवंत सिंह के परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे कानपुर। अखिलेश यादव, मृतक बलवंत सिंह की पत्नी ने पत्र लिख करके अखिलेश यादव को बुलाया है, मुलाकात का समय मांगा है। इरफान सोलंकी से भी अखिलेश यादव मिलेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बलवंत सिंह जिसकी पुलिस कस्टडी में मरने की खबर आई थी और जिसको लेकर के पुलिस वालों ने गंभीर आरोप लगाए थे, तो पुलिस की हिरासत में मरने वाले बलवंत सिंह के परिजनों से मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव। बड़ी बात यह है कि मृतक बलवंत सिंह की पत्नी ने पत्र लिखकर अखिलेश को बुलाया। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मृतक बलवंत सिंह की पत्नी ने पत्र लिखकर अखिलेश यादव को बुलाया। इरफान सोलंकी से भी अखिलेश यादव मुलाकात करेंगे। और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जाएंगे कानपुर देहात। तो अब अखिलेश यादव, मृतक बलवंत सिंह की पत्नी ने पत्र लिखकर चूंकि अखिलेश यादव को बुलाया, तो अखिलेश यादव उनके परिजनों से मिलने के लिए पहुंचेंगे। और क्या वो अपने आप को एक विपक्ष के नेता की तरह दिखाएंगे या फिर उनका हमदर्द बन के दिखाएंगे? और अखिलेश यादव कोशिश अब यही कर रहे हैं कि जिन्हें बड़ा नुकसान हुआ है या फिर जो सरकार से असंतुष्ट है उनसे मुलाकात अखिलेश यादव कर रहे हैं। रामजी शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाइव बने हुए हैं। रामजी शर्मा, अखिलेश यादव कानपुर देहात जाएंगे। बड़ी बात यह है कि बलवंत सिंह जिनकी मरने की खबर आई थी पुलिस कस्टडी में ही, उनके परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। क्या ये पूरा मामला है? क्या वाकई ही बलवंत सिंह की पत्नी ने अखिलेश यादव को पत्र लिखा है मिलने के लिए? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह कानपुर देहात में बलवंत सिंह की पुलिस हिरासत में मौत होने की बात सामने आई है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो लगातार पुलिस की कार्रवाई, उनकी कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसको लेकर के अखिलेश यादव आज कानपुर देहात आएंगे। कानपुर देहात उनके परिजनों से मिलेंगे, साथ ही पुलिस के जो आला अधिकारी हैं
उनसे ही बात करने का बात करेंगे, जिससे कि जो मामला है उसकी निस्बत जांच हो सके। क्योंकि लगातार जो जो मामला चल रहा था उसको लेकर जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो पुलिस की जो कार्यशैली वो ठीक नहीं है, और लगातार जो उनके जो कार्रवाई है वो निष्पक्ष तौर पर नहीं करते। इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। वहां पहुंचेंगे 11 बजे, वो कानपुर देहात पहुंचेंगे, वहां पर बलवंत सिंह परिवार से मिलेंगे। उसके साथ ही उसके बाद वो पुलिस कर्मचारी मिलेंगे। वहां मुलाकात करने पर 1:50 पे वो कानपुर आएंगे, जहां पर अखिलेश यादव जो इरफान सोलंकी, समाजवादी पार्टी के जो विधायक है इरफान सोलंकी, वह उनके भाई रिजवान सोलंकी, जो कानपुर जेल में बंद है, एक महिला के घर पर आग लगाने, वह प्लाट पर कब्जा करने का एक आरोप लगा था, जिसके साथ ही उन पर फरार होने के बाद जालसाजी और कई फर्जी पासपोर्ट, फर्जी आधार कार्ड बनाने के भी उन पर आरोप लगे थे, जिसको लेकर के काफी गहमागहमी भी रही है। और उसके 23 दिन के बाद जब पुलिस शिकंजा कसा गया था, तब इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी दोनों ने कानपुर कमिश्नर के आवास पहुंचकर वहां सरेंडर करते हैं, और उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको जेल भेजा गया था। उसी पूरे मामले में जो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव वो आज कानपुर भी आएंगे, और जहां पर जेल जाकर के वो इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी से मुलाकात करेंगे। उसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि वो कुछ देर के लिए जो पुलिस कमिश्नर कानपुर उनसे भी मुलाकात करने के बाद उनसे भी पूरे मामले की न्याय की जांच कराने की बात करेंगे। जो साक्ष्य है उसके आधार पर कार्रवाई की बात कही जाएगी। इसके साथ ही फिर कुछ ही दूर पर जिनके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, वरिष्ठ नेता कानपुर के पिंटू सेंगर, उनके घर पर भी जाएंगे। वहां पर जाकर के उनसे मुलाकात करेंगे। पार्टी के जो नेता है, जो पार्टी कार्यकर्ता, उनके साथ मिल करके बैठक करने के बाद वो मीडिया से रूबरू होंगे, मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे, मीडिया पत्रकार वार्ता करेंगे। क्योंकि लगातार जिस तरह इरफान सोलंकी पर शिकंजा कसा गया, उन पर लगातार कार्रवाई की गई, तो लगातार एक सवाल उठ रहा था कि समाजवादी पार्टी जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, वो कानपुर में उनको आना चाहिए, आने के बाद जो पुलिस के अधिकारियों से मिलना चाहिए, और उनको जो गाइडेंस है उनको गाइड करे जो इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी परिवार वालों को, जिससे कि जो मामला है उसको निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई हो सके। ये इसी को लेकर के आज अखिलेश यादव 11 बजे कानपुर देहात पहुंचेंगे, और 1:50 पे वो कानपुर नगर आएंगे, जिला कारागार। ठीक है, ठीक है रामजी शर्मा, तमाम इस जानकारी के लिए शुक्रिया। और आज अखिलेश यादव कानपुर देहात जाएंगे। कानपुर देहात जाकर के वो कई लोगों से मुलाकात करने वाले। आगे बढ़ रहे लखनऊ से अगली बड़ी खबर। एमबीबीएस कोर्स में पहले साल से नए विषय जुड़े हैं, और पहले सत्र से होगी महामारी और क्लिनिकल की पढ़ाई। सामुदायिक चिकित्सा में परिवारों को गोद लेने जैसे नए कार्यक्रम शामिल हो सकते हैं, और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। मौजूदा चिकित्सा चुनौतियों में डॉक्टरों को दक्ष बनाने का लक्ष्य रखा गया है, व्यवस्था भी की गई है। सामुदायिक चिकित्सा में परिवारों को गोद लेने जैसे नए कार्यक्रमों को इस नए शैक्षणिक सत्र में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने कई अहम बदलाव किए हैं। मौजूदा चिकित्सा चुनौतियों में डॉक्टरों को दक्ष बनाने के लिए व्यवस्था की गई है। एमबीबीएस कोर्स में पहले साल से नए विषय जुड़े हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पहले सत्र में होगी महामारी और क्लिनिकल की पढ़ाई। लखनऊ से अगली बड़ी खबर। बंदियों को स्वरोजगार के साथ धार्मिक आस्था से भी सरकार जोड़ेगी। कैदियों के बनाए रामनामी पटके और गमछे धार्मिक स्थलों पर मचाएंगे धमाल। फतेहगढ़ जेल की महिला और पुरुष कैदी रामनामी पटके गमछे का ले रहे प्रशिक्षण। अयोध्या, मथुरा, वाराणसी और चित्रकूट में बिक्री के लिए सप्लाई हो गई है, और कैदियों को प्रमाण पत्र के साथ रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। स्वरोजगार के लिए लोन भी दिलाया जाएगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, स्वरोजगार के लिए लोन दिलाया जाएगा। और बड़ी खबर इसलिए कि कैदियों को, बंदियों को स्वरोजगार के साथ धार्मिक आस्था से भी जोड़ने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। बढ़ती ठंड को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। जरूरतमंदों के लिए उपलब्ध हुए रैन बसेरों की व्यवस्था का जिलाधिकारी निरीक्षण भी करें। निराश्रितों और जरूरतमंदों को कंबल मिलेगा। समय से खरीद के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। कंबल खरीद में स्थानीय बुनकरों को वरीयता दी जाए, और उत्पादकों को वरीयता दी जाए। गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो,
और प्रदेश में तेजी से बढ़ते ठंड के मौसम के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सभी जिलाधिकारियों को निराश्रित व बुजुर्गों, यात्रियों सहित आम जनजीवन की सुरक्षा और सहायता के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। और रविवार को आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए प्रमुख दिशा निर्देश निराश्रित और जरूरतमंद लोगों को वितरित किए जाने के लिए सभी जिलाधिकारीगण कंबलों की खरीद के समय से पूर्ण कर ले, कंबल गुणवत्ता पूरक हो और उनकी मूल्य में एकरूपता सुनिश्चित भी की जानी चाहिए। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए। बढ़ती ठंड को देखते हुए रैन बसेरों की व्यवस्था हो जल्द से जल्द और जो फुटपाथ पर सोने वाले लोग हैं उनको कंबल मिल पाए। लखनऊ से अगली बड़ी खबर, विदेशी दौरे में यूपी को निवेश के लिए कई प्रस्ताव मिले। 5000 एकड़ में बनेगी नॉलेज स्मार्ट सिटी। अमेरिका में ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू साइन हो गया है। खाड़ी देशों से 50,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आया है। दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज का समावेश होगा। भारत में हायर एजुकेशन की तस्वीर बदल जाएगी। फॉल्कन एक्ट के साथ एमओयू साइन हुआ है। नोएडा में भी सेंटर बनेगा। तो स्टार कंसोर्टियम के साथ डेटा सेंटर का एमओयू हुआ है। सिंगापुर का एसएलजी कैपिटल भी डेटा सेंटर बनाएगा। जापान की सीको एडवांस लगाएगी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और गौतम बुद्ध नगर में यूनिट लगाएगी सीको एडवांस। जापान की कंपनी सीको करेगी 850 करोड़ रुपए का निवेश। तो उत्तर प्रदेश के हजारों नौजवानों को इससे रोजगार मिलेगा और 22 दिसंबर को सीएम योगी के सामने रिपोर्ट भी प्रस्तुत होगी तमाम इंदौरों की। गाजियाबाद से अगली बड़ी खबर, पुलिस कमिश्नरेट को अपराधियों की खुली चुनौती। लुटेरों ने प्लम्बर को गोली मारी। शालीमार सिटी के एग्जिट गेट के बाहर गोली मारी है। गोली मारकर बाइक, मोबाइल और पर्स लूटकर फरार हो गए बदमाश। घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर है टीला मोड़ पुलिस चौकी। बावजूद इसकी इस घटना को अंजाम दिया गया। देर रात बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। ड्यूटी खत्म कर वापस घर जा रहा था धीरज। गेट से बाहर निकलते ही लुटेरों ने वारदात को दिया अंजाम। घायल प्लम्बर को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन इसी के साथ साथ पुलिस की गश्त की पोल खुल गई है। पुलिस कमिश्नरेट की पोल खुल गई है और कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यादराम भारती बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। यादराम भारती, बदमाश अब इतने बेखौफ हो चुके हैं कि उन्हें इस बात का डर नहीं कि कुछ ही दूरी पर पुलिस चौकी है और पुलिस गश्त की भी पोल खुल चुकी है। देखिए, मैं बता दूं कि गाजियाबाद के अंदर जब से क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था तभी से ही ये अटकलें लगानी शुरू कर दी गई थी कि जो कमिश्नरेट है उसका लागू होना बहुत जरूरी है, जिससे अपराधों में कमी आएगी और अपराधियों में खौफ रहेगा। लेकिन जिस तरह की लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं उससे लगा कि कमिश्नरी का जो खौफ है वो रत्ती भर भी अपराधियों में नहीं है। और साथ ही जो नए कमिश्नर हैं अजय मिश्रा, वो लगातार जो सघन चेकिंग और रात की जो गश्त है उसको लेकर जोर देते रहे हैं। लेकिन जो पुलिस की चेकिंग है उसकी भी इस पूरे मामले में पोल खुली है। मैं बता दूं कि शालीमार सिटी का जो एग्जिट गेट है उसमें एक प्लम्बर जिसका नाम धीरज है, वो कल रात अपनी ड्यूटी करके निकल रहा था। तभी बदमाश आए, बाइक पर 2 बदमाश आए और उन्होंने उसको न सिर्फ गोली मारी बल्कि उसके जो पैसे, मोबाइल थे वो सब लूट लिए। और खास बात यह है कि जो टीला मोड़ चौकी है इस घटना से कुछ ही दूरी पर है। तो आप समझ सकते हैं कि दूर दराज क्षेत्रों की तो बात हम ना ही करें तो बेहतर है, लेकिन जो चौकी क्षेत्र से, थाना क्षेत्र से सटे हुए जो इलाके हैं वहां पर बदमाश आराम से घूमते हैं, गोली मारते हैं और जो लूट करके हैं वो फरार हो जाते हैं। फिलहाल जो धीरज है उसका इलाज जीटीबी में चल रहा है, उसको गोली लगी है। वहीं पुलिस लुटेरों को पकड़ने का दावा तो कर रही है, लेकिन जो एक प्रिवेंशन की बात करती है पुलिस, अभी तक वैसी कोई कार्रवाई पुलिस के अंदर इस घटना के बाद जो है वो सवाल खड़े करती है। जी ठीक है यादराम भारती, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। और इधर गाजियाबाद में एक और पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ है बदमाश और बदमाश को पुलिस ने नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। तो 15,000 के इनामी बदमाश वारिस उर्फ गोलू से हुई मुठभेड़। ट्रॉनिका सिटी C10 क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। गैंगस्टर में वांछित चल रहा था आरोपी बदमाश। गाजियाबाद के निवाड़ी क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है घायल बदमाश। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर बदमाश और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है।
अशोक ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर बने हुए हैं। अशोक, क्या है पूरी खबर, एक बार बताएं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गैंगस्टर में वांछित चल रहा था आरोपी इनामी। गाजियाबाद के निवाड़ी क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है बदमाश। गाजियाबाद पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई तो पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हो गया और बदमाश को पुलिस ने नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तो बड़ी सफलता जरूर है पुलिस की, लेकिन ये बदमाश बाकी कब काबू में आएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। इधर बुलंदशहर में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बलात्कार के मुकदमे में वांछित अपराधी से खुर्जा पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस की क्रॉस फायरिंग में अपराधी के पैर में गोली लगी और आरोपी के पास से एक तमंचा, 315 बोर और 2 खोखा बरामद हुए हैं। अकबला फाटक के पास हुई मुठभेड़। बड़ी खबर हम आपको बता रहे, पुलिस की क्रॉस फायरिंग में अपराधी के पैर में गोली लगी और आरोपी के पास से एक तमंचा बरामद हुआ है। 315 और 2 खोखा बरामद हुआ है। आगबला फाटक के पास मुठभेड़ हुई है। भीषण मुठभेड़ मानी जा रही है ये, क्योंकि पुलिस और बदमाशों के बीच जो मुठभेड़ हुई है उसमें क्रॉस फायरिंग करते वक्त बदमाश के पैर में गोली लगी। हालांकि बदमाश के पास भी एक तमंचा था और 3 खोखे और 315 रुपए मौजूद थे। तो पुलिस की क्रॉस फायरिंग में अपराधी के पैर में गोली लगी है। आज सपा नेता आजम खान की पेशी है। एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खान की पेशी है। 2 जन्म प्रमाण पत्र भड़काऊ भाषण के केस में पेशी है। आजम खान की पत्नी और बेटा भी कोर्ट आएंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आजम खान से जुड़ी हुई 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। उनकी पत्नी, उनका बेटा भी साथ में मौजूद रहेगी और 2 जन्म प्रमाण पत्र और भड़काऊ भाषण के केस में उनके ऊपर सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आजम खान जो कि रामपुर में विधायक रह चुके हैं, एमपी एमएलए कोर्ट में है आजम खान की पेशी। 2 जन्म प्रमाण पत्र भड़काऊ भाषण केस में पेशी हुई है और आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज हालांकि देखना ये होगा कि एमपी एमएलए कोर्ट में क्या कोई सजा सुनाई जाती है या फिर कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाएगा जो शिकायत दर्ज कराई गई है। एमपी एमएलए कोर्ट में आज आजम खान की पेशी है और आजम खान का बेटा और पत्नी भी पेशी में शामिल हो सकते हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। भड़काऊ भाषण के केस में बुलाया जा रहा है आजम खान को। इसके अलावा 2 जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के भी आजम खान को बुलाया जा रहा है कोर्ट में। पूर्वोत्तर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेगा सौगात दिया है। शिलांग को 2,450 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में 4 अन्य सड़क परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है। असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में 6 सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। उमसावली में IIM, शिलांग के नए कैंपस और शिलांग दिंगसो रोड का भी उद्घाटन किया है। मेघालय में मशरूम विकास केंद्र में स्पॉन प्रयोगशाला का भी उद्घाटन किया है। मेघालय में एक एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र का भी उद्घाटन किया गया है। मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और असम में 21 हिंदी पुस्तकालयों का भी उद्घाटन किया गया है। सिर्फ बजट, टेंडर, शिलान्यास, उद्घाटन इन्हीं रिचुअल तक सीमित नहीं है। ये तो साल 2014 से पहले भी होता रहता था।
फीते काटने वाले पहुंच जाते थे, नेताएं माला भी पहन लेते थे, जिंदाबाद के नारे भी लग जाते थे। तो फिर आज क्या बदला है? आज जो बदलाव आया है वो हमारे इरादे में आया है, हमारे संकल्पों में आया है, हमारी प्राथमिकताओं में आया है। बॉर्डर एरिया में विकास होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो दुश्मन को फायदा होगा, ये सोचा जाता था। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता हूं, क्या ऐसा भी कभी सोचा जा सकता है? पहले की सरकार की सोच के कारण नॉर्थ ईस्ट समेत देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर नहीं हो पाई। लेकिन आज डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप, जो भी आवश्यक है, एक के बाद एक उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।